गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अब बच्चों करते हैं स्टार्ट। और आज हमारी है रिवीजन क्लास नंबर 6 ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे और डेट इज़ द लॉफुल ऑब्जेक्ट। बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की अगर रिगार्डिंग बात करता हूँ तो एग्जाम में इसकी जो वेटेज नॉर्मल रहती है वो 5 to 8 मार्क्स की आपकी वेटेज रहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो 5 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आपका टॉपिक आ सकता है। तो बी केयरफुल कि भी इसमें कैसे हमें इस चैप्टर को करना है। तो चलो आओ बच्चों करते हैं इसमें। तो बच्चों देखो इस चैप्टर का नाम है डेट द लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों सिंपल थिंग है कि जब हम कोई कॉन्टेंट करते हैं ना तो कॉन्टेंट के लिए उसका जो ऑब्जेक्ट है कि आप कॉन्टेंट क्यों कर रहे हो, वो जिसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना वो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ना एक प्रॉपर बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई है कि जब भी आप कोई कॉन्टेंट करोगे तो दो चीजें कॉन्टिन्यूस, मतलब उनमें से कोई भी एक चीज अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वहां पर क्या बताया गया, कौन कौन सी चीजें। नंबर वन कंसिडरेशन, ये वाला हम रिवाइज कर चुके हैं बच्चों यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। क्या? तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों आपके लॉफुल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर अनलॉफुल है या इलीगल है तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। उस कॉन्टेक्ट की कोई भी वैलिडिटी वहां पर नहीं रहेगी बच्चों यहाँ पर, तो ये चीज याद रखना। इजी है। ठीक है, तो चलो जी देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस आती है कि जहां पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा। और ऑब्वियस बच्चों यहाँ पे अगर वो अनलॉफुल माना जाएगा तो फिर तो वो कॉन्टेंट बन ही नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दैट द वॉइड। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट बताया गया है। तो फर्स्ट वन जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, डेट द सिचुएशन, कौन कौन सिचुएशन के अंदर आती है। ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पर एक एग्रीमेंट आपको बताया जाएगा। अभी हम बात करेंगे वो एग्रीमेंट क्या है। दैट इज एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ आपकी आएगी। थर्ड में बच्चों हमें पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल है, तो उस केस में उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे बच्चों। पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल, बच्चों यहाँ पर। एंड फोर्थ थिंग बच्चों हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, पार्टली लीगल इलीगल हो गया। एंड लास्ट वन जो टॉपिक डिफाइन किया गया है, दैट्स कॉल्ड वेजरिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो ये सारे टॉपिक बच्चों यहाँ पर आपको डिफाइन किए गए हैं कि कौन कौन सिचुएशन अनलॉफुल होती है एंड ऑल थिंग देखेंगे यहाँ पर। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, पार्टी लीगल पार्टी इलीगल केस में उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलो अब जो तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है आपका कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है कि जहां पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल आपका माना जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिचुएशंस वेयर ऑब्जेक्ट कंसिडर एज अनलॉफुल, उसको अनलॉफुल ट्रीट किया जाएगा। और उस केस में जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे दैट द वॉइड। ठीक है, तो बहुत इजी सिचुएशन है बच्चों यहाँ पे, बहुत इजी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना इसमें क्या क्या चीज़ आपकी आती है। तो इसमें बच्चों पॉइंट नंबर वन आपका आता है, अगर मैं कोई ऐसा एग्रीमेंट करता हूँ जो लॉ के अकॉर्डिंग फॉरबिडन कर दिया गया है, मतलब प्रोहिबिटेड कर दिया गया है या पनिशेबल नेचर का है, तो याद रखना वो ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। तो सिंपल थिंग है, अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो लॉ के अकॉर्डिंग पहले ही क्या डिक्लेयर कर चुके हैं, उसको फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, पनिशेबल डिक्लेयर कर चुके हैं, या फिर उसको प्रोहिबिटेड पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आप ऐसा एग्रीमेंट कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का बच्चों यहाँ पे प्रोहिबिटेड, पनिशेबल, फॉरबिडन बाय लॉ। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पर जो बताया गया है। सेकंड पॉइंट मुझे यहाँ पे क्या कहता है, अगर मान लो आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसमें आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो फॉलो कर दिया लेकिन कोई दूसरा लॉ फॉलो नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों वहाँ पे, अगर मान लो मैं किसी को ब्लैक मनी दे रहा हूँ, अब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो ठीक है उसे पैसा ले लिया, गुड्स दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि वहाँ पर हमने क्या प्रॉब्लम की है, वहाँ पे हमने इनकम टैक्स एक्ट को कॉन्ट्राविन कर दिया, हमने इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो नहीं किया, तो वो कहते हैं वो भी चीज़ गलत है।
आप ये मत समझो कि भाई आपने अगर सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया तो भाई सफिशिएंट है जी, नहीं। आपको दूसरे लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने किसी दूसरे लॉ को कॉन्ट्रावीन किया है तो भी ये चीज गलत मानी जाएगी, तो भी हम क्या मानेंगे, वो वहां पर आप अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वहां पर फॉलो कर रहे हो। क्लियर बच्चों यहाँ पे? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर आपका आता है कि एग्रीमेंट विच डिफीट विच डिफीट प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक है बच्चों यहाँ पे? तो अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जो डिफीट करता है प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, तो वो भी यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो याद रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पर, अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो स्टार्टिंग से फ्रॉडलेंट नेचर का है, विच इज फ्रॉडलेंट इन नेचर, तो वैसे वो तो अनलॉफुल वैसे ही माना जाएगा कि वो फ्रॉड नेचर का आ गया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बच्चों यहाँ पे, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। अब जो पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट कैसे आ सकता है? जैसे मान लो कोई एक बड़ा ऑफिसर है और वो रिश्वत ले रहा है, बच्चों यहाँ पे याद रखना वो चीज़ गलत है ना, पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट है। मतलब जो चीज़ पब्लिक के लिए स्पेशली बनाई गई है उसमें पब्लिक के अगेंस्ट आप जाके काम कर रहे हो, तो दैट्स वन। तो उन्होंने कहा जी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अगर करते हो तो वो भी एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और जो इस चैप्टर में जो डिफाइन किया गया है ना सबसे डिटेल में, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ही डिफाइन किया गया है। देखो मैंने लिखा भी है ऊपर यहाँ पर, आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसके बाद हम यही टॉपिक करने वाले हैं कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जो आपका यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो विच इज इमोरल इन नेचर, इस नेचर का बच्चों यहाँ पे इमोरल नेचर का है, मतलब जो चीज़ हमारी पब्लिक अलाउड नहीं करती है, जो समाज के अलाउड नहीं करता, तो याद रखना बच्चों यहाँ पर। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर करोगे तो ये सारे एग्रीमेंट आपके अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, और उस केस में वो एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ऑब्वियस बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएगा फिर, क्योंकि वो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, तो वॉइड वहाँ पर माना जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बताया गया है। और चैप्टर में साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी बताई गई है। तो दैट्स योर चैप्टर नंबर 6 बच्चों, यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट बताया गया है। इसमें हम सेक्शन नंबर 10 सबसे पहले कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 वही है जो आपने पढ़ा था, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या क्या चीज़ें एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी, याद है ना? ये तो बिल्कुल सेम है। हमें मेन जो पढ़ना है बच्चों लॉफुल ऑब्जेक्ट को, वो यहाँ से पढ़ना है। क्लियर? और मेन इसका क्रक्स आपको बताता हूँ, दैट द बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन वुड बी शुड बी लॉफुल फॉर एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड। तो वहां पर दोनों की दोनों चीजें वहां पर वैलिड होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज अगर अनलॉफुल होगी, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर अनलॉफुल होगी, तो एग्रीमेंट वहां पर वैलिड नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, दैट्स वन पॉइंट यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमने कर लिए। फर्स्ट वन फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, सेकंड वन कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो डिफीट कर रहा है द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। थर्ड वन यहाँ पे फ्रॉडलेंट नेचर का है, ये भी इसमें आ गया। इंजरी अगर हम करते हैं, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर वो किस नेचर का है, इमोरल नेचर का है। एंड लास्ट में जो यहाँ पे क्या दिया गया, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, बच्चों आपसे पूछ सकते हैं, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो अनलॉफुल माने जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, यही सारे एग्रीमेंट मैं आपको बता दिए हैं, है ना? फॉरबिडन, डिफीट, फ्रॉडलेंट, इंजरी, प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद रखना, इनमें से कोई भी आप एग्रीमेंट करोगे तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, वॉइड। रीजन, क्योंकि वहां पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट किया जाएगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर वे से नहीं है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ये था जी हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आता है बच्चों इसके बाद, दैट इज द एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी जो आपने पढ़ा ना एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी का अगर अगेंस्ट होता है, तो इसमें हम सिचुएशंस पढ़ेंगे। ऐसी कौन कौन सिचुएशन है जहां पर मान के चलेंगे कि एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है बच्चों यहाँ पे। और बच्चों यही टॉपिक है एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आपकी, जो मैंने लिखा ना 5 to 8 मार्क्स में आता है, तो इसी में से आपकी केस सबसे ज्यादा आएंगी, तो जो आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट पर आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। तो चलो आओ बच्चों इसमें करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आता है। ठीक है जी, तो यहाँ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट इज
एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। क्या क्या चीज़ें आपके आएंगी, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। बच्चों अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई हमारा दुश्मन है, मतलब देश का दुश्मन है, मान लो सेम थिंग, जिस कंट्री के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, तो वैसे दुश्मनी माना जाएगा ना, अभी तो जब तक लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा, जिस कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है और आप उसी के ही रेजिडेंट के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, याद होगा उसको क्या बोलते थे बच्चों, एलियन एनिमी। तो दैट्स में तो उन्होंने कहा ये चीज गलत है, आप पब्लिक के अगेंस्ट जाके आप काम कर रहे हो। तो दैट्स फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं विद एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा करोगे तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, और ये क्या माना जाएगा, डेट इट इज वाइड। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि ट्रेडिंग अगर आप किसके साथ कर रहे हो, जहाँ पे कॉन्टेक्ट किसके साथ करना चाहते हो, आप एक एलियन एनिमी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो उन्होंने साफ साफ उसके लिए मना कर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे दैट्स पॉइंट नंबर वन बच्चों। पॉइंट नंबर टू बच्चों यहाँ पर बताया गया, और पॉइंट नंबर टू यहाँ पर कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसे किसी के क्राइम को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मान लो एक पर्सन कहता है कि भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन किसी को मत बताना कि मैंने इस मिस्टर ए का मर्डर कर दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे तो इस तरह से अगर आप क्राइम को छुपाने की कोशिश अगर करोगे ना, तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। क्योंकि हम नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं कि एक पर्सन को सजा होनी चाहिए अगर वो कुछ भी गलत वहां पर करता है तो। ठीक है, तो दैट्स वन, तो आप किस चीज का एग्रीमेंट कर रहे हो, टू सप्रेस क्राइम। अगर हम किसी क्राइम को छुपाने की कोशिश करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया इसको क्या माना जाएगा, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, एंड इट इज वाइड। ठीक है, एक चीज और याद रखना बच्चों यहाँ पर कि जो हम एग्रीमेंट करते हैं ना किसी क्राइम को छुपाने के लिए, इसको एज पर लो एक नाम यहाँ पर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द स्टीफलिंग, स्टीफलिंग प्रोजिक्यूशन। दैट्स योर नेम, दैट द स्टीफलिंग प्रोजिक्यूशन, याद रखना। ठीक है जी, यहाँ पे दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। ये बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं बच्चों यहाँ पे और क्या बताया गया। पॉइंट नंबर 3 कहता है बच्चों, मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप कोर्ट में जाके कुछ अलग से एग्रीमेंट कर रहे हो। मान लो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ जज के साथ और कहता हूँ जी आप ना एक काम करो, आप ना मेरे दोस्त के फेवर में आंसर दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो दैट्स कॉल्ड बच्चों जज के साथ करे ना, तो उन्होंने कहा भाई ये एग्रीमेंट गलत है, बिल्कुल आप जज के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। या फिर विटनेस के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, विटनेस को कह रहे हो भी आप कोर्ट में मत आना या स्टेटमेंट चेंज कर दो, तो उन्होंने कहा ये भी गलत है, ये भी चीज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। तो दैट्स वन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई कोर्ट में केस चला गया, मतलब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए, और उस लीगल प्रोसीडिंग में आप इंटरफेयर करने की कोशिश अगर करोगे ना, तो ये चीज भी यहाँ पर वॉइड मानी जाएगी। याद रखना, इंटरफेरेंस की जा रही है, इंटरफेरेंस इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है जी, यहाँ पे तो अगर आप लीगल प्रोसीडिंग में कोई भी इंटरफेयर करोगे, तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, एंड इट इज वॉइड। तो ये भी आपका वॉइड यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 बच्चों, यहाँ सॉरी पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पर। तो क्या क्या पढ़ा बच्चों अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, फर्स्ट वन, अगर आप एलियन एनिमी से ट्रेडिंग करते हो तो ये भी गलत है, इट इज अवॉइड। सेकंड वन, स्टीफलिंग प्रोसिक्यूशन करते हो तो ये भी गलत है। थर्ड वन, अगर लीगल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करोगे तो ये भी यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आता है, और पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पर लिया गया, दैट्स कॉल्ड टेम्पर्टी, टेम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। जो चैम्बर्टी एंड मेंटेनेंस क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन की फाइनेंशियली हेल्प करते हो, फाइनेंशियल हेल्प करते हो इस चीज़ के लिए कि उसको किसी पर केस फाइल करना है, किसी पर उसको केस फाइल करना है। ठीक है, तो चैम्बर्टी क्या होता है बच्चों यहाँ पे, आप उसको क्या बोलते हो कि जब आप केस जीत जाओगे ना,
तो जो केस में आपके पास हिस्सा आएगा, मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। मैं इसीलिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। तो याद रखना बच्चों, वो जो हिस्सा माँगते हो, दिस इज़ कॉल्ड द चैम्पर्टी। चैम्पर्टी कि भई आप फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो और उसको क्या बोल रहे हो कि जब तुम केस जीत जाओगे, तो मुझे उस केस जीतने के बाद जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ रही है, उसमें से मुझे शेयर चाहिए। तो दैट्स उसको क्या बोलते हैं? चैम्पर्टी। आप कहते हो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी दे देना, एनीथिंग। प्रॉपर्टी में सेशन मांगो, कुछ भी दे देना इसकी जगह पे, दिस इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। तो याद रखना बच्चों, अगर प्रॉपर्टी में शेयर लोगे तो चैम्पर्टी, उसके अलावा कुछ भी और अलग से माँग रहे हो, दैट्स कॉल्ड द मेंटेनेंस। ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, अगर आप ये फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो लेकिन झूठा केस डलवाने के लिए किसी पर, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है? बैड इंटेंशन है, आप एक गलत इंटेंशन से काम करना चाहते हो। तो याद रखना, अगर बैड इंटेंशन से काम करोगे ना, तो उन्होंने कहा कि नाउ इट इज वॉइड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आपका ट्रीट किया जाएगा, एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। और अगर गुड इंटेंशन से करोगे फिर तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली अगर बैड इंटेंशन से करोगे तो इट इज अवॉइड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। दिस इज पॉइंट मुझे यहाँ पर जो बताया गया है, दिस इज कॉल्ड द टेम्परिटी एंड मेंटेनेंस, जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दैट्स योर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। तो इसके अलावा करते हैं बच्चों नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर मान लो मैं किसी को कोर्ट में जाने से रोक रहा हूँ, रेस्ट्रिक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग। जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट नंबर 3 भी ऐसा करवाया था, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट में जाने के बाद मैं इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो अलग पॉइंट था। इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि हम पहले से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ मैं पार्टी को कह रहा हूँ कि भाई अगर हम दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी। हम किस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं? कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी। दैट्स व्हाई हम पार्टी को 100% रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या ये सही है बच्चों यहाँ पे? फिर तो ऑब्वियस है, जब उसको यहाँ पे पता चल गया अभी कोर्ट में जा ही नहीं सकते, फिर तो जानबूझ के वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने साफ-साफ यहाँ पे कह दिया कि भई ऐसी कंडीशन आप नहीं लगा सकते। या फिर बच्चों एक सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा होगा, लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे बताया गया ना लोन के लिए 3 साल का टाइम होता है। तो पार्टी वहाँ पे एग्री करती है कि 3 साल नहीं, 10 दिन में केस फाइल करेंगे, करना है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप 10 दिन के बाद केस फाइल नहीं कर पाओगे। मतलब आपने वहाँ पे क्या किया? आपने लिमिटेशंस पीरियड को वहाँ पर रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशंस पीरियड को वहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा जी, यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा करते हो ना जहाँ पे या तो बिल्कुल ही रोक रहे हो कि कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाओगे, या जो लिमिटेशन एक्ट ने कहा गया आप उसी टाइम को भी रिड्यूस जानबूझ के कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत मानी जाएगी एंड इट इज फाइल। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 लिख रहा हूँ ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंडिविजुअली अलग से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसमें आप बताओगे कि रेस्ट्रिक्टेड लीगल प्रोसीडिंग में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप किसी को 100% रोक रहे हो तो दैट्स कॉल्ड, वो भी गलत है। एंड अगर आप लिमिटेशन पीरियड को रिड्यूस कर रहे हो तो वो भी गलत है। ठीक है, तो वो भी गलत है। लेकिन इसके बच्चों कुछ एक्सेप्शन है। और बच्चों एक्सेप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर ध्यान सुनना। वैसे तो कहा गया जी कोर्ट में अगर किसी को जाने से रोकोगे तो इट इज़ वॉइड, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ मैं पार्टी को कोर्ट में जाने से रोक सकता हूँ। ठीक है, पार्टी को कह सकता हूँ कि ठीक है आप कोर्ट में मत जाओ, लेकिन फिर भी वो वैलिड रहेगा। तो दैट्स व्हाई वो कौन-कौन सी कंडीशन बच्चों यहाँ पे, तो वो एक बच्चों यहाँ पे वर्ड आता है, दैट्स कॉल्ड द आर्बिट्रेशन। आपने अगर वर्ड सुना हो आर्बिट्रेशन, बच्चों आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे गाँव में पंचायत होती है ना, लोग पंचायत के पास क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि कोर्ट में जाएँगे, वकील अपॉइंट करना है, केस फाइल होगा, पैसे लगेंगे। पंचायत में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सेम थिंग बच्चों शहर में भी एक पंचायत होती है जिसको नाम दिया जाता है शहरी पंचायत। और लोग यहाँ पर इसलिए जाते हैं कि वकील अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, खर्चा कम होगा, जल्दी डिसीजन आएगा, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर ली जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट्स कॉल्ड द आर्बिट्रेशन। इसको हम नॉर्मल वे से कह सकते हैं, दैट इज़ द शहरी पंचायत, शहरी पंचायत। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पर आर्बिट्रेशंस के लिए यहाँ पर क्या बताया गया, ध्यान सुनना पॉइंट। अब यहाँ पे बताया गया, उन्होंने कहा अगर पार्टी ये डिसाइड करती है
क्या डिसाइड करती है कि भाई हम एग्री टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट, कि हमारे बीच में अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे लेकिन आर्बिट्रेशन में जाएंगे। डिस्प्यूट तो आर्बिट्रेशन, वो अगर अपना डिस्प्यूट कहाँ पे रेफर करना चाहते हैं, कोर्ट में ना जाके अगर वो आर्बिट्रेशन में रेफर करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया दैट इज कि भाई अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और दोनों पार्टी एग्री कर रही है कि भाई हम यहाँ से अपना केस निकाल लेते हैं, विड्रो केस फ्रॉम कोर्ट एंड रेफर टू आर्बिट्रेशन, तो ये भी काम वो कर सकते हैं, उनको अलाउड यहाँ पर किया गया है। तो दैट्स वन, तो यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं फ्यूचर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जा सकता है। सेकंड वन, कोई अगर एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको भी आर्बिट्रेशन में वो कोर्ट से इसको फ्री करके आर्बिट्रेशन में रेफर कर सकते हैं। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। बट याद रखना बच्चों यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टी कंसेंट होगी, तो उसको ऑब्वियस क्या लिखेंगे, विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। ठीक है, यहाँ पे विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज वो होना चाहिए। दैट्स योर पॉइंट। इजी है बच्चों यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पर बताया गया कि भी इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग्स एंड एग्री टू रेफर द फ्यूचर डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, द विड्रो केस एंड दिस वन। ठीक है यहाँ पे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो ये एग्जाम में से पूछ सकता है। अगर इंटरफेरेंस पूछेगा तो पहले वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अगर रेस्ट्रिक्ट पूछेगा तो दैट्स अ पॉइंट नंबर 5 आपको वहाँ पर लिख के आना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे इसके बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दैट्स कॉल्ड पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि अगर अगर आप कहीं पर, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे बच्चों यहाँ पे, अगर आप कहीं पर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हो, जानबूझ के कंपटीशन खत्म करके, ऑब्वियसली बच्चों इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, इसका भी पब्लिक पर इम्पैक्ट उसका पड़ेगा कि भाई अगर मोनोपोली अगर आ गई तो उससे प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली महंगाई आएगी। तो दैट्स वन, तो उन्होंने कहा कि भाई मोनोपोली हो रही है नहीं हो रही है ये डिसाइड किया जाता है बच्चों, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर एक एक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है दैट इज द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो इसको बच्चों किससे डिसाइड किया जाएगा, डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, उसी से डिसाइड किया जाएगा कि मोनोपोली है या नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग है तो देन इट इज अ वॉइड एज पर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम ये नहीं कहेंगे बच्चों कि मोनोपोली क्रिएट कर दिया है एंड इट इज वॉइड, नहीं। मोनोपोली हुई है नहीं हुई है ये कॉम्पिटिशन एक्ट डिसाइड करेगा, और कॉम्पिटिशन कहता है कि जी आप मोनोपोली कर रहे हो और ये पब्लिक के लिए गलत है, देन इट इज अ वॉइड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो दैट्स योर पॉइंट नंबर 6 बच्चों यहाँ पर जो बताया गया आपका। पॉइंट नंबर 7 बच्चों यहाँ पर, पॉइंट नंबर 7 आता है बच्चों जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, जैसे आप अगर मान लो एज ए सी आप जब काम करोगे, तो एज ए ऑडिटर आप काम कर रहे हो, तो आपकी कुछ प्रोफेशनल ड्यूटी होती है, आप उसके अगेंस्ट जाके काम करोगे तो उन्होंने कहा ये भी गलत है। एक तो पब्लिक ने सिंपल कह सकते हो गवर्नमेंट ने आप पे विश्वास किया, इंस्टीट्यूट ने आपको विश्वास किया और आपको सीए की डिग्री दी है, और आप अपने ही उसके अलग अगेंस्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट आप लेकर चल रहे हो, तो उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है। तो मतलब आप किसके अगेंस्ट जा रहे हो, अगर आपका कोई इंटरेस्ट आता है अगेंस्ट प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस या प्रोफेशनल ड्यूटी, और फिर भी आप काम करते जा रहे हो, तो उन्होंने कहा ये गलत है जी यहाँ पे। तो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस में अगर आप काम करते हो तो याद रखना इट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। ठीक है यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, अगर मान लो कोई पब्लिक ऑफिस है और वो अपना सेल करना चाहता है, ये क्या मतलब है जी, पब्लिक ऑफिस कैसे सेल कर दोगे, मान लो किसी को एसपी की पोस्ट मिली है तो क्या वो एसपी को सेल कर देगा, या फिर वो जो पोस्ट खरीदेगा तो क्या रिश्वत लेकर खरीदेगा, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें गलत है। तो सेल और पब्लिक ऑफिस है बच्चे यहाँ पे, तो बच्चों ये ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, मतलब एग्जाम में ऐसे कभी पूछे नहीं गए, पूछेंगे तो एक साथ सारे पूछे जाएंगे, बट ऑब्वियसली बस पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर आ रही है। ठीक है बच्चे यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 बच्चे यहाँ पर, और पॉइंट नंबर 9 आता है कि क्या मैं किसी को मैरिज करने से रोक सकता हूँ क्या, रेस्ट्रिक्ट टू मैरिज। तो उन्होंने कहा जी ये भी गलत है, अगर आप किसी पर्सन को रोकते हो। ठीक है, अगर मैं किसी को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ एनी पर्सन, बट याद रखना बच्चों यहाँ पे एनी पर्सन के साथ क्या कहा गया, अदर देन माइनर, मतलब सिर्फ एक पर्सन को रोक सकता हूँ मैं और क्यों उन्हें माइनर, क्योंकि
बाल विवाह हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड एनी पर्सन अदर देन माइनर। तो याद रखना, किसी और पर्सन को अगर आप रोकते हो तो देन इट इज वॉइड, लेकिन अगर मैं माइनर को रोकता हूँ नाउ इट इज वैलिड। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे मैरिज करना भी सबका एक लीगल राइट है, कर सकते हैं, और आप किसी को मैरिज करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ रोकना है तो सिर्फ एक माइनर को रोक सकते हो और किसी को नहीं रोक सकते। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 9 बच्चों, यहाँ पे जो बताया गया है कि उस केस में आपका क्या होगा। सिंपल है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 10, और पॉइंट नंबर 10 आता है कि क्या मैं किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोक सकता हूँ क्या। और सपोज बच्चों मेरा कोचिंग सेंटर है और कोई दूसरा पर्सन एक कोचिंग सेंटर मेरे साथ में ओपन करना चाहता है, मेरे कंपटीशन में आना चाहता है, तो खोले भाई, कोई मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्या मैं उसको रोकूंगा कि भाई आप मेरे साथ बिजनेस करोगे, या मतलब आप ये अपना जो बिजनेस है, अपना कोचिंग सेंटर है, आप ये सब बंद करोगे, तो उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर एक पर्सन लॉफुल बिजनेस करना चाहता है और आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसकी वजह से आप उसका बिजनेस बंद कर रहे हो, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है। तो दैट्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्ट या रेस्ट्रेंट टू ट्रेड। अगर हम किसी को बिजनेस करने से रोकते हैं, या तो ये चीज़ भी वहाँ पर वॉइड मानी जाएगी, उस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो सिंपल है बच्चों यहाँ पर, एन एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेंट ट्रेड इज वॉइड। अगर आप किसी को एग्रीमेंट करने से रोकते हो तो ये चीज़ गलत है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, लेकिन हाउएवर, तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसकी कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर आती हैं। मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मैंने अगर पार्टी को रोक भी दिया ना कि भाई ठीक है, आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप ये बिजनेस नहीं करोगे, तो वो अलाउड है। मतलब कुछ एक्सेप्शन वहाँ पर दी गई है। अब बच्चों एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान सुनना। मान लो बच्चों मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस की गुडविल मैं सेल कर चुका हूँ। मैं बिजनेस किसी पार्टी को सेल कर रहा हूँ और बिजनेस की गुडविल भी सेल कर रहा हूँ। तो बच्चों याद रखना, जिसको मैंने सेल किया ना, वो बायर मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि सर आप भी अगर यहाँ पे काम करोगे ना अब, तो इससे ना जो मेरे खुद के कस्टमर अब बनेंगे, तो उसकी कोई मतलब ऑब्वियस है, वो तो सॉलिसिट होंगे। क्लियर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब आपने बिजनेस की गुडविल सेल ही कर दी है, तो आप उस केस में ये वाला बिजनेस अब नहीं करोगे। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों फर्स्ट वन में यहाँ पे क्या कहा गया, दैट इज द सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल। और बच्चों सेल ऑफ गुडविल में यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक पर्सन अपना बिजनेस सेल कर चुका है, ठीक है, अगर मैं अपना बिजनेस सेल कर चुका है, तो जो बायर है जिसने मेरा बिजनेस खरीदा है, कैन रेस्ट्रिक्ट तो सिमिलर बिजनेस, तो मुझे सिमिलर बिजनेस के लिए वो मुझे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप ये सेम बिजनेस नहीं करोगे। लेकिन ऑब्वियस बच्चों यहाँ पर मेरी उसकी इंटेंशन क्या है मुझे रोकने की, उसकी इंटेंशन यही है कि अगर सेम करेगा तो सारे कस्टमर के नाम तो मैं जानता हूँ, सप्लायर भी जानता हूँ, तो इवन नाम देने के बाद भी मैं उसको लॉस पहुंचा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है जी, तो इसलिए वो मुझे सेम बिजनेस से रोक सकता है। तो उन्होंने कहा जी लेकिन अगर रोकना है ना, तो पूरी लाइफ के लिए नहीं रोक सकता हूँ। स्पेसिफाइड टाइम, मतलब एक टाइम वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कितने टाइम के लिए किया जाएगा, एंड स्पेसिफाइड एरिया। एरिया का मतलब है कि जहाँ जहाँ मेरी बिजनेस की गुडविल थी ना, सिर्फ उस एरिया में वो मुझे रोक सकता है और बाकी जगह नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दैट्स पॉइंट नंबर वन। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कि अगर सेम बिजनेस यहाँ पे किया जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दैट्स योर पॉइंट नंबर वन बच्चों, यहाँ पे दैट द सेल ऑफ गुडविल। ठीक है यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन बच्चों, यहाँ पर सेकंड एक्सेप्शन आती है, दैट्स कॉल्ड द पार्टनर्स एग्रीमेंट। जो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है बच्चों यहाँ पे, तो पार्टनर्स के साथ एक एग्रीमेंट किया जा सकता है। अब पार्टनर के साथ बच्चों यहाँ पर कैसा एग्रीमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, जो फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, दैट द इनकमिंग पार्टनर, हम उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भाई ऐसा है, जब तक आप इस फर्म के पार्टनर हो ना, आप कोई दूसरा काम नहीं करोगे, सिर्फ फर्म का ही काम देखोगे। तो दैट्स सोचो यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर ए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम इनकमिंग पार्टनर, जो फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके साथ, एग्रीमेंट विद इनकमिंग पार्टनर नोट टू कैरी एनी बिजनेस अदर देन अदर देन बिजनेस
ऑफ फर्म। सिर्फ फर्म का बिजनेस ही आप देखोगे, कोई और बिजनेस नहीं करोगे। दैट्स पॉइंट नंबर 1 बच्चों। पॉइंट नंबर बी बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया, सेम थिंग, आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है, उस पार्टनर के रिगार्डिंग हम कह रहे हैं कि भाई आप ना इस फर्म में इतने सालों से काम कर रहे थे, 10 साल से आप इस फर्म में के अंदर हो, आपको यहाँ पे सब कुछ पता है, और अगर आप बाहर हमसे अलग होके फिर से सेम बिजनेस करना चाहोगे ना, तो हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो इसलिए ना हम वहाँ पर अगर चाहें तो आउटगोइंग पार्टनर को भी रोक सकते हैं। आउटगोइंग विद, सॉरी, एग्रीमेंट विद आउटगोइंग पार्टनर। और किसी के लिए रोक रहे हैं, नोट टू कैरी, बच्चों यहाँ पे मैं एनी बिजनेस नहीं लिखूंगा, नोट टू कैरी सेम बिजनेस। तो यहाँ पर जो पार्टी को रोका जा रहा है, तो उसको क्या कहा जा रहा है कि भी आप सेम बिजनेस नहीं करोगे। लेकिन ऑब्वियस बच्चों यहाँ पे याद रखना, अगर आप आउटगोइंग पार्टनर को रोकते हो ना, तो सेम थिंग, एक स्पेसिफाइड टाइम आपको देना पड़ेगा कि कितने टाइम तक आप उसको रोक रहे हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है, एंड स्पेसिफाइड एरिया। तो वैसे जहाँ जहाँ फर्म की गुडविल है, सिर्फ उस एरिया में उसको रोक सकते हो, पूरे इंडिया में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे तो दैट्स योर पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है कि पार्टनर्स एग्रीमेंट। तो ये ना एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ मैं, एग्जाम में इन्हीं के ऊपर केस आती है, सेल ऑफ गुडविल पर, पार्टनर्स एग्रीमेंट पर, और जो थर्ड पॉइंट बच्चों वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट्स कॉल्ड द सर्विस एग्रीमेंट। तो हमको किसी किसी से रोक रहे पार्टी को बच्चों यहाँ पे, सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट। और सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कहता है कि भाई आप ना जब तक हमारे यहाँ पे सर्विस कर रहे हो ना, अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई दूसरा बिजनेस ना करो। अगर आप दूसरा बिजनेस करते हो ना, तो इससे मुझसे लॉस हो सकता है कि आपका फुल कंसंट्रेशन मेरी जॉब पर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेम थिंग, अगर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है उसको। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, इसके साथ बच्चों यहाँ पर एग्रीमेंट विद एम्प्लॉयज नोट टू कैरी, नोट टू कैरी एनी अदर बिजनेस ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। जब तक आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो, आप कोई दूसरा काम नहीं करोगे। तो याद रखना, अगर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हो, नाउ इट इज वैलिड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, लेकिन देखो जो पॉइंट ध्यान से सुना, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट टू एम्प्लॉय टू कैरी बिजनेस इवन सेम बिजनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर, कि मैं अगर उसको रोकना चाहता हूँ तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो रोक सकता हूँ, लेकिन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इवन वो सिर्फ एम्प्लॉयर वाला ही सेम बिजनेस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो दैट्स वन, तो उसको आप एम्प्लॉयमेंट के बाद बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। कुछ यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर जो बताया गया है, दैट्स कॉल्ड सर्विस एग्रीमेंट। बच्चों यहाँ पर दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो ये बच्चों हमने कौन से पॉइंट के सारे, ये थे आपके पॉइंट सारे, एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। और एक बार रिवाइज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या किया बच्चों हमने, डेट द ट्रेडिंग विद द एलियन एनिमी, सेकंड वन स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, थर्ड वन यहाँ पे क्या हमने, इंटरफेरेंस इन द लीगल प्रोसीडिंग, फोर्थ वन चैम्पर्टी एंड द मेंटेनेंस। ठीक है जी, फिफ्थ वन बच्चों यहाँ पर हमने किया, डेट द रेस्ट्रिक्ट टू द लीगल प्रोसीडिंग्स, सिक्स्थ वन मोनोपोली क्रिएट करते हो, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट हो, पब्लिक ड्यूटीज, पब्लिक ऑफिस को सेल कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट टू द मैरिज एंड रेस्ट्रेंट टू द ट्रेड। कुछ यहाँ पे, और इसमें जो बच्चों रेस्ट्रेंट टू ट्रेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से करना है। कुछ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे रहेगा। चलो बच्चों यहाँ पे, तो चलो एक बार हम इसको नोट्स में से पढ़ते हैं, नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो दैट्स नोट यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आपका हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 आपका हो चुका है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे से आपको रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा ये। टेम्परेचर मेंटेनेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंटरफेयर करते हैं तो वो गलत है। पैरिस के लिए आ गया आपका, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन आ गया बच्चों यहाँ पर, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस आ गया है, मोनोपोली आ गया है, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज आ गया आपका, रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आपका यहाँ पे टॉपिक आ गया है, एंड रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। बच्चों यहाँ पर मैं ये जो पॉइंट नंबर 10 और 11 है, ये दोनों टॉपिक मैं सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट में
तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सेप्शंस भी अच्छे से करनी है जो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है जी, ये था बच्चों हमारे यहाँ पर टॉपिक दैट इज़ द लॉफुल ऑब्जेक्ट कि लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका आता है। देखो हमने क्या लिखा था वहाँ पे, इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके हो गए ना यहाँ पर। सिचुएशन वाला हमने कर लिया बच्चों यहाँ पे कि कैसे फॉलो किया जाएगा। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आपका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पे कि अगर कोई एग्रीमेंट लीगल, पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल है, तो उस केस में उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, तो वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स वन कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट आप करते हो जो पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है। ठीक है यहाँ पे, जो एक ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो एग्रीमेंट पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल। पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल। अब सर कोई क्या ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है क्या जो पार्टली लीगल हो पार्टली इलीगल हो? हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट वहाँ पे हो सकता है? तो बच्चों इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक पर्सन मिस्टर ए है बच्चों वहाँ पे, और उसने ना बी को अपॉइंट किया, बी को एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट किया। और जब इसको अपॉइंट किया गया तो इसको यहाँ पर मिस्टर ए क्या कहता है कि भाई मिस्टर बी, आपको ना क्या करना है, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट में रख रहा हूँ और आपको ना मेरा लीगल बिजनेस भी देखना है और साथ साथ मेरा इलीगल बिजनेस भी आपको कैरी करना है। ठीक है, लीगल बिजनेस भी देखना है और इलीगल बिजनेस भी वहां पर देखना है। वो कहता है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इस केस में देखा जाए तो उसे वो दोनों काम करा रहा है, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट का वो पार्टली लीगल हो गया है और पार्टली वो इलीगल हो गया है। तो इस केस में क्वेश्चन दिस क्या करें हम इस केस में? ठीक है, अब सपोज मान लो इस चीज के लिए जो मिस्टर ए है वो उसको एक सैलरी पे करता है, वो 20,000 रुपीज की उसको सैलरी पे कर रहा है। अब वो बेचारा काम करता जा रहा है, लीगल भी कर रहा है इलीगल वाला काम भी कर रहा है उसका, और बाद में ये कहता है जाओ मैं तुम्हारी सैलरी तुम्हें पे नहीं करता। अब क्वेश्चन दिस क्या अभी उससे सैलरी ले सकता है नहीं ले सकता? प्रॉब्लम आ गई ना बच्चे यहाँ पे, क्या वो लीगली भी था और इलीगल भी था? तो उस केस में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ऐसी जो स्टोरी एग्जाम में आ जाएगी। तो वहां बच्चों ने क्या कहा, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जो पार्टली लीगल है पार्टली लीगल है, तो वहां पर आप एक चीज आप चेक करोगे, दैट इज कि वेदर लीगल पोर्सन, लीगल पोर्सन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पोर्सन। क्या आप उसको प्रॉपर वे से सर्टेनिटी से लीगल पोर्शन को, लीगल पार्ट को अलग कर सकते हो या नहीं कर सकते? जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल, अगर वो उसको सैलरी जैसे वो 20,000 दे रहा था, तो उसने उसको पहले ही कह दिया था कि लीगल के लिए आपकी सैलरी है 8,000 रुपीज, इलीगल के लिए आपकी जो सैलरी है वो है 12,000 रुपीज। तो टोटल इससे बनता है आपका डेट द 20,000 रुपीज। तो देखा जाए तो मैं सेपरेट करके बता सकता हूँ, अभी 8,000 लीगल वाले के लिए थी, 12,000 आपकी इलीगल के लिए थी, है ना? तो मतलब अगर आप उसको सेपरेट कर पा रहे हो तो आंसर इज यस। तो उसने कहा जी अगर आप अलग कर पा रहे हो ना फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि जो भी लीगल पार्ट है, जो भी लीगल पोर्शन होगा विल बी एनफोर्सेबल एंड इलीगल पोर्शन, इलीगल पोर्शन विल बी void। तो सिंपल है बच्चों यहाँ पे कि अगर इस तरीके से आप अगर उसको सेपरेट कर सकते हो तो बस सिंपल थिंग है, लीगल वाला पोर्शन वैलिड हो जाएगा, इलीगल वाला पोर्शन वॉइड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं उस सिचुएशन में जो एम्प्लॉई है वो उसे सिर्फ 8,000 रुपीज लॉ के अकॉर्डिंग रिकवर कर सकता है, लेकिन 12,000 रुपीज वो लॉ के अकॉर्डिंग रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट। और अगर बच्चों वहाँ पे अलग नहीं कर सकता, जैसे मान लो सिर्फ उसने इसको सिंपल बोल दिया जी मैं आपको सैलरी ना 20,000 रुपीज दूंगा, उसने अलग अलग बाइफरगेट करके बताया ही नहीं कि लीगल कितना है और इलीगल के लिए कितना है। अब बच्चों मैं यहाँ पे सेपरेट करके बता ही नहीं सकता, इवन आप यहाँ पे ये एज्यूम नहीं कर सकते कि 50-50 होगा या रेशियो 60-40 होगा, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, कुछ बताया नहीं उन्होंने।
तो उस केस में उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, अगर जहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर सकते ना, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। तो आप पूरा का पूरा एग्रीमेंट वहाँ पर वॉइड आपका हो, दैट्स योर पॉइंट। तो बताया गया है, तो हम वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या लीगल पोर्शन को आप सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। कर सकते हो तो लीगल पोर्शन को वैलिड कर देंगे, इलीगल को वॉइड कर देंगे। और अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट आपका वहाँ पर वॉइड आपका माना जाए। सिंपल है बच्चे यहाँ पर। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चे यहाँ पर। एग्जाम में इसी के ऊपर आपकी केस डी आ जाती है, सेम थिंग जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है। एज इट इज एग्जाम में कई बार केस डी आ जाती है, तो आपको यही वाला पॉइंट आपको वहाँ पे लिख के आना पड़ेगा कि सेपरेट कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ऑल थिंग ये आपको वहाँ पर लिख के आना पड़ेगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चे यहाँ पर, जो बताया गया है पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल। दैट्स योर पॉइंट बच्चे यहाँ पर। तो सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन किया गया है, क्या क्या दिया है बच्चे यहाँ पर, तो लिखा गया ना, एग्रीमेंट कंटेनिंग लीगल एंड इलीगल प्रोमिसेस, दोनों चीजें वहाँ पर आ गई हैं। तो वहाँ पे क्या चेक कर रहे थे कि वेदर लॉफुल प्रॉमिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अनलॉफुल प्रॉमिस। उन्होंने कहा जी इफ यस, द लॉफुल प्रॉमिस कैन बी एनफोर्स एंड अनलॉफुल प्रॉमिस कैन नॉट बी एनफोर्स, और इफ नो, द वोल एग्रीमेंट इज void, द वोल एग्रीमेंट इज void। तो दैट्स योर पॉइंट यहाँ पर, कि अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा पूरा एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वन जो टॉपिक आपका आता है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चों, दैट द एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। आपने अब तक बच्चों जितने टॉपिक कहाँ पे किया है ना, आपको वहाँ पे जज करोगे कि हमने कहाँ कहाँ पर ये पढ़ा था कि एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। जैसे पढ़ा था ना, कैपेसिटी टू कॉन्टेंट में पढ़ा था, माइनर के साथ करोगे तो वॉइड है इनिशियो। ठीक है, बायलेटरल मिस्टेक आपने पढ़ा था, वहाँ भी वॉइड होता था। तो यहाँ पर वही सारी सिचुएशन यहाँ पे ले रहा है कि कहाँ कहाँ पर एग्रीमेंट आपका वॉइड होता था। देखो बच्चे यहाँ पे क्या, पॉइंट नंबर 1 पढ़ चुके हैं हम, एग्रीमेंट विद द पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल मिस्टेक, अगर ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल दोनों में से कोई भी, अगर सॉरी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर दोनों में से कोई भी अनलॉफुल होता है, पार्टली अनलॉफुल होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपने पढ़ा था, कंसिडरेशन मेड विदाउट कंसिडरेशन इन जनरल क्या होता था, वॉइड। रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग याद होगा आपको। वेजरिंग अभी हमने किया नहीं है ना, वेजरिंग अभी करेंगे पता चलेगा आपको। इम्पॉसिबल, या कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो कि हम फ्यूचर में एग्रीमेंट करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे ना, अभी आप सिर्फ ये एग्री करो हम फ्यूचर में कॉन्टेक्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा उस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, क्योंकि कोई कंसिडरेशन तो है नहीं, अभी तो फ्यूचर में एग्रीमेंट करने की आप बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये चीज यहाँ पर आपकी वॉइड वहाँ पर ट्रीट की जाएगी। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट बच्चों एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट है जो वॉइड आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट रिमाइंड करना है कि भी स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना पढ़ा है तो कहाँ कहाँ पर वॉइड एब इनिशियो आया था, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर लिख के आना है। सिंपल है पॉइंट बच्चों यहाँ पर। बस इस तरीके से आपको एक काम करना है, कर दोगे ना बच्चों यहाँ पर। बहुत ईजी पॉइंट है। वेजरिंग क्या होता है, वो वेजरिंग तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो वेजरिंग यहाँ पर दिया भी हुआ है, नीचे हम पढ़ेंगे अभी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजरिंग। ठीक है, तो बहुत ईजी पॉइंट है बच्चों वेजरिंग भी। और इस बार जो पेपर हुए थे ना जनवरी 21 में, तो उसमें इसका क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया था कि वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इंश्योरेंस आप लोगों ने सुना ही हुआ है, अभी पढ़ेंगे भी इसको क्या होता है। एंड वेजरिंग अब हम पढ़ने वाले हैं कि वेजरिंग में क्या क्या चीज़ें आपके वहाँ पर आएंगी। तो ध्यान से बच्चों यहाँ पे सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ज़्यादातर लॉफुल ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है ये पॉइंट। ठीक है, चलो जा जाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम कॉपी पर, दैट इज वेजरिंग। वेजरिंग, हाँ जी। तो लिखे बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप टॉपिक का नाम लिखो, दैट इज द वेजरिंग। अब जो वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इस वेजरिंग एग्रीमेंट में ना दो लोग शर्त लगाते हैं। कोई भी शर्त लगा सकते हैं, किसी अनसर्टेन इवेंट पे शर्त लगाते हैं, लेकिन उस शर्त लगाने के ऊपर उनका कोई अलग से कोई मकसद नहीं होता। जैसे मान लो एक पर्सन कहता है जी आज रेन आएगी, दूसरा पर्सन कहता है आज रेन नहीं आएगी, क्या फर्क पड़ेगा रेन आएगी या नहीं आएगी, बस उन्होंने शर्त लगा ली। ठीक है, और वहां पर बेट रख ली कि 10,000 रुपीज हम पे करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे साफ साफ क्या बोला, ये गलत है। तो उन्होंने क्या कहा बच्चों वहाँ पे कि भाई ये एक तरह से वेजरिंग माना जाएगा, तो वेजरिंग के लिए क्या क्या इसेंशियल फॉलो करने पड़ते हैं बच्चों, यहाँ पे चेक करते हैं। अब जब मैं इसेंशियल लिखवा रहा हूँ जहाँ पे वही एग्जाम्पल जो मैंने वो कहा है वही माइंड में रखना, रेन आएगी रेन नहीं आएगी, और 10,000 रुपये वहाँ पे पे करने की बात की जा रही है। ठीक है,
तो बच्चों वहां पर उन्होंने क्या कहा कि नंबर 1 पॉइंट, अगर पार्टी प्रॉमिस करती है टू पे मनी और मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ, किस चीज के लिए बच्चों यहाँ पर, ऑन हैपनिंग, हैपनिंग क्या बच्चों यहाँ पे, रेन आएगी है ना, और दूसरा पर्सन किस पे लगा रहा था, और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, एक अनसर्टेन इवेंट पर वहां पर शर्त लगाई जा रही थी वहां पे। थर्ड पॉइंट बच्चों वहां पे कहा गया कि किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है, ऑब्वियसली इवेंट कौन सा था, वो अनसर्टेन इवेंट था, अब रेन आएगी या नहीं आएगी, पार्टी तो नहीं करवा सकते ना वहाँ पे, तो रेन तो कुछ हो भी सकता है, हो भी जाए ना भी हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये बताया गया। पॉइंट नंबर 4 बच्चों वहाँ पे क्या कहा गया, नो कंट्रोल इन इवेंट हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 4, नो अदर इंटरेस्ट, ऑब्वियस है, रेन के अलावा कोई और इंटरेस्ट है उनका, जी नहीं, रेन आने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, जी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे इसके अलावा उनका। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर, दोनों के जीतने के इक्वल चांस है ना, ऑब्वियस या तो रेन आएगी या नहीं आएगी, तो म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, गेन और, so that's your point बच्चों यहाँ पर, तो promise to pay money or money's worth on the happening or non happening of the uncertain event, no control on the event, no other interest, mutual chance to the gain or loss। तो जहाँ बच्चों ये हम सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर देते हैं ना, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड द वेजरिंग, दिस इज कॉल्ड द वेजरिंग। एंड वेजरिंग याद रखना बच्चों यहाँ पे, वॉइड एब इनिशियो, पढ़ा हुआ है ना आपने सबने ये, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, तो ये स्टार्टिंग से क्या माना जाएगा, वॉइड वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। ये बच्चों यहाँ पर, तो सिंपल है बच्चों यहाँ पर कि वेजरिंग होता क्या है। अब तो इसमें ना आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन आपको बताएगा और आपसे पूछेगा बताओ ये ट्रांजेक्शन वेजरिंग होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वेजरिंग होती है तो वॉइड कह देंगे, वेजरिंग नहीं होती है तो नहीं कहेंगे। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों यहाँ पे, ट्रांजेक्शन इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, एज वेजरिंग, ट्रीट एज वेजरिंग। तो बच्चों यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताई गई है। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पर आता है, अगर मैं कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन करता हूँ बच्चों, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव क्या होता है सर, स्पेकुलेटिव होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहा हूँ, लेकिन गुड्स कब लूंगा, डिलीवर लूंगा उसका फ्यूचर में। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आज कर लिया बट फ्यूचर में गुड्स लेना, तो वो कहता है वैसे तो ठीक है भाई कर सकते हैं। मान लो मैं कोई ऑर्डर दे के आता हूँ, उससे कहता हूँ भी मुझे ना 2 महीने के बाद चेयर चाहिए, ठीक है, तो ठीक है जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, जब मैं कॉन्टैक्ट कर रहा था क्या मेरी उस टाइम इंटेंशन थी कि मैं कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम की इंटेंशन देखेंगे, तो मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इफ नो इंटेंशन, नो इंटेंशन टू परचेज और सेल गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मान लो मैं प्रॉपर चेयर का खरीदता हूँ फिर तो ठीक है, अगर हम कहते हैं चलो भाई मुझे पता है 2 महीनों चेयर का रेट बढ़ेगा, वो कहता है नहीं बढ़ेगा, मैंने कहा बढ़ेगा, वो कहता है नहीं बढ़ेगा, मैंने कहा चलो लगाते हैं शर्त, मेरी इंटेंशन तो नहीं है ना 2 महीने बाद खरीदने को, तो शर्त लगा रहे सिंपल, तो उन्होंने कहा फिर तो वेजरिंग है वो। अगर मेरी इंटेंशन खरीदने की नहीं होती है तो नाउ इट इज वेजरिंग, एंड इट इज वाइड, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन यहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हो, वैसे भी तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन वेजिंग नहीं होती है, तब अगर आपकी इंटेंशन खरीदने और बेचने की होती है तो। क्लियर बच्चों यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर आपका आता है, पॉइंट नंबर 2, अगर एक गेम होती है बच्चों यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल्स, अब जो याद रखना क्रॉसवर्ड पजल्स सारी की सारी नहीं होती वेजिंग। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे वेजिंग कह के चल रहा हूँ, और वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी, तो याद रखना बच्चों यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल्स अगर किसी न्यूज़पेपर में आपको मिल रही है या किसी मैगजीन में आपको दी गई है,
तो ज़्यादातर ये क्यों दी जाती है? ताकि एक पर्सन यहाँ पर हमारा न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। तो मतलब ये सिर्फ़ क्यों दिया जाता है? कॉम्पिटिटर की वजह से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो अब मैं इसको गेम मान के नहीं चलूँगा, ये तो एक बिज़नेस कर रहे हो आप, तो ये चीज़ एक वेजिंग मानी जाएगी। एक वेजिंग मानी जाएगी अगर आप इस तरीके के लिए यहाँ पे करते हो। ठीक है, बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आता है बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड लॉटरी। ऑब्वियसली बच्चों लॉटरी को तो माना ही माना जाएगा। 4th आता है बच्चों, दैट्स कॉल्ड हॉर्स रेस। तो बच्चों हॉर्स रेस में एक अमाउंट रखा जाता है और वो कहता है कि अगर एक अमाउंट, सेम थिंग याद रखना बच्चों यहाँ पे, ₹500 या फिर उससे ज़्यादा है, तो बहुत ईज़ी पॉइंट कहा गया बच्चों यहाँ पे, इट इज़ नॉट वेजरिंग। और अप टू अगर 500 है, मतलब सॉरी लेस देन 500 है, लेस देन 500 है, तो इट इज़ वेजरिंग। ठीक है, सेम सा पॉइंट है ये कि 500 रुपये से कम है, 500 रुपये से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, तो आपको जो फॉलो करना है। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया बच्चों यहाँ पे। तो चलो आप पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज द वर्ड वेजर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज बाय विच वन प्रॉमिस टू पे मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट इन द कंसिडरेशन ऑफ अदर पार्टीज प्रॉमिस टू पे इफ इवेंट डज नॉट हैपन। तो क्या क्या कंडीशन बच्चों यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया हमने? एसेंशियल्स, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, अनसर्टेन इवेंट, थर्ड वन म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, नाइदर पार्टी हैव टू कंट्रोल द इवेंट, नो अदर इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट वन, कौन सी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी? फर्स्ट वन में कर लिया लॉटरी। अच्छे से पढ़ना है बच्चों, आपको टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रॉसवर्ड पजल्स, ये मैंने आपको बता दिया बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट वन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। तो स्पेकुलेटिव कब बताया बच्चों यहाँ पे? अगर आपकी म्यूचुअल इंटेंशन सिर्फ ये थी, मतलब सिंपल है बच्चों यहाँ पे, सिर्फ डिफरेंस लेने की थी, मतलब कोई गुड्स खरीदने की नहीं थी, तो फिर ये वेजनिंग मानी जाएगी आपकी। एंड हॉर्स रेस में आपको बता दी बच्चों यहाँ पे। और बच्चों हॉर्स रेस में ना अभी जो एट प्रेजेंट चल रही, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इसको लिमिट को थोड़ा चेंज कर दिया गया है और उन्होंने यहाँ पे अब क्या बोला गया कि अभी लिमिट 500 से कितनी कर दी गई? 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो सेम थी बच्चों यहाँ पे याद रखना, अगर अब अपोजिट किया जाएगा, अगर कोई अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा खरीदते हो ना, तो नॉट वेजरिंग। ठीक है, 5 लाख से कम है तो नाउ इट इज़ वेजरिंग, तो याद रखना। ठीक है, बाकी बच्चों यहाँ पे चिट फंड सुना होगा आपने, चिट फंड बच्चों सिंपल थिंग है, उसको वेजरिंग नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट बच्चों स्पेकुलेटिव है, लेकिन सेम थिंग अगर आपकी इंटेंशन क्या है, गुड्स को खरीदने और बेचने की है, तो नॉट वेजरिंग। सेम थिंग बच्चों गेम ऑफ स्किल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अभी लिया था ना एग्जाम्पल गेम ऑफ स्किल, इसको नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी वेजिंग नहीं वहाँ पे माना जाएगा। दैट्स योर पॉइंट बच्चों। ठीक है, उसका इफेक्ट हमने पढ़ लिया कि भाई अगर कोई एग्रीमेंट करते हो तो आर वॉइड इन इंडिया। ठीक है, लेकिन याद रखना जो महाराष्ट्र गुजरात में बात करेंगे तो वहाँ पर तो इलीगल माना गया है। बाकी पूरे इंडिया में वॉइड रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र एंड गुजरात में ये इलीगल वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी पर्सन केस फाइल नहीं कर सकता कुछ वहाँ पे। Yeah, तो दैट्स ईयर टॉपिक बच्चों हमें जो बताया गया है। चलो आप पढ़ते हो जहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बच्चों देखो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या बताया गया, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। इंश्योरेंस में पार्टी क्या करती है, उसका कोई लॉस अगर होता है तो उसको इंडेमनीफाई करने की बात करती है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई लॉस नहीं होता, इसमें तो एक अनसर्टेन इवेंट पर शर्त लगाई जाती थी, तो उसकी बात करें यहाँ पे। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसके बदले क्या लिया जाता है? प्रीमियम लिया जाता है और कंपनी दी जाती है। ये तो जस्ट क्या बच्चों यहाँ पे, इट इज जस्ट गैम्बलिंग, ये तो एक गैम्बलिंग का वहाँ पे वर्क करता है। थर्ड बच्चों यहाँ पे इंश्योर्ड पार्टी है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और द प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, यहाँ तो बैट है सिर्फ प्रॉपर। एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनीफाई किया जाता है अगेंस्ट द लॉस, बट यहाँ पे कोई अगेंस्ट द किसके दिया जाता है? अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग पर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल बट इट इज अवॉइड एंड अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर कि यहाँ पे जो प्रीमियम प्रॉपर बच्चे यहाँ पे एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितना प्रीमियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा लॉजिक है ही नहीं, यहाँ तो सिंपल एक कोई वेजर मनी रख दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क किया जाता है। दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, सोसाइटी की बेनिफिट है, बट ये ऑब्वियसली ये पब्लिक के अगेंस्ट है, ये चीज़ कभी भी वैलिड नहीं रहेगी। आप बच्चों यहाँ पर, तो दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पर, चैप्टर नंबर 6 जो आपको दिया गया था, जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमने बात की है। तो क्या क्या चीज़ें बच्चों यहाँ पर आपकी आई लॉफुल ऑब्जेक्ट में? फर्स्ट वन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। नंबर 2, कैसे कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा, अनलॉफुल रहेगा और एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। थर्ड वन, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फोर्थ वन बच्चों यहाँ पर डेट इज, क्या पढ़ा बच्चों फोर्थ वन हमने कि डेट इज कि एग्रीमेंट पार्टली लीगल एंड पार्टली लीगल। एंड लास्ट वन बच्चों यहाँ पर डेट इज द वेजरिंग। तो यहाँ पे
तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 बच्चों, यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट, और इसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। जो भी मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। इसके बाद हम जो नया चैप्टर हम करेंगे दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों यहाँ पे, ओके, तब तक टिल बाय बाय बच्चों।